Assalamualaikum. So this is the second video on mechanics of solids. So in this video we will covering the external loads and their types. So first of all start with the external loads. What is external load? We have already discussed that these are the external forces that we apply on a solids. ठीक है, अब इसके आगे टाइप्स हैं. सबसे पहली टाइप है सरफेस फोर्सेस एंड द अदर टाइप इज बॉडी फोर्सेस. पहले डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर सरफेस फोर्सेस. बेसिकली इन सरफेस से है कि इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट होगा बिटवीन द टू बॉडीज. दो बॉडीज कौन सी? एक वो बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है और दूसरी बॉडी वो जिसके ऊपर फोर्स लग रही है. तो इन दोनों के दरम्यान में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा. दोनों के सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ टच करेंगे और जब फोर्स एक्सर्ट होगी तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रही होगी. यहाँ पे एक डायरेक्ट कांटेक्ट होगा. उन फोर्सेस को बोलेंगे सरफेस फोर्सेस. फिर बॉडी फोर्सेस वो कौन सी हैं? जिनमें जो बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है और जिसके ऊपर हो रही है, इन दोनों में किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं होगा. अब इसकी कौन सी एग्जांपल आती है? ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. अब ये क्या है? ये सारी फोर्सेस क्या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती बट दे आर एक्सर्टिंग फोर्सेस. अब इनकी एक्सप्लेनेशन भी डिटेल से देखेंगे. अब आगे सरफेस फोर्सेस डिवाइडेड हैं कंसंट्रेटेड लोड्स में एंड लीनियर डिस्ट्रीब्यूटिव लोड. अब कंसंट्रेटेड लोड्स क्या है? ठीक है, दोनों ज़ाहिर है सरफेस फोर्सेस हैं तो दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट तो होगा, ये तो कंडीशन मस्ट है. लेकिन अब आगे क्या चीज़ें जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रही हैं? कंसंट्रेटेड लोड है. कंसंट्रेटेड से पता चल रहा है कि इट इज़ कंसंट्रेटेड, इट इज़ फोकस्ड ऑन अ वन पॉइंट. ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो गई है. और उसके नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे. लेकिन दोनों को एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं. पहले है कंसंट्रेटेड लोड क्या है. फॉर एग्जाम्पल आप ये कर लें, आपके पास एक टेबल है. ठीक है, अब एक टेबल के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो अपने हाथ से. ठीक है, अब अपने हाथ से आप, टेबल अच्छी खासी बड़ी है, उसका एरिया आपके हाथ से कहीं ज़्यादा है. ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया है वो आपके हाथ के सरफेस एरिया से कहीं ज़्यादा है. जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने हाथ से टेबल के ऊपर, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है, जो दोनों बॉडीज़ के दरमियान में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो कहीं छोटा है टेबल के सरफेस एरिया से. तो इस तरह के केस में हम लोग आइडियलाइज करते हैं कि जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो बेसिकली किसी एक पॉइंट के ऊपर लगा रही है और उस लोड को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड. अब ऑब्वियसली जब मैंने हाथ रखा है तो सिर्फ एक जगह पे तो फोर्स नहीं लग रही. मेरा हाथ कुछ ना कुछ तो टेबल का एरिया कवर कर रहा है, कुछ ना कुछ सरफेस एरिया तो कवर कर रहा है. लेकिन वो सरफेस एरिया बहुत ही छोटा है टेबल के टोटल सरफेस एरिया से. तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि जब मैंने हाथ से फोर्स लगाई है तो वो सिर्फ किसी एक पॉइंट के ऊपर, टेबल के किसी एक पॉइंट के ऊपर लोड अप्लाई हुआ. इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड. लीनियर डिस्ट्रीब्यूटिव लोड क्या होता है कि इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी सर्टेन लिमिट तक. फॉर एग्जांपल जैसे वही टेबल है, उसके ऊपर मैं कंक्रीट का ब्लॉक या कोई भी भारी चीज़ रख दूँ जिसका सरफेस एरिया अच्छा खासा है. तो इस केस में जो दो बॉडीज़ हैं उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो छोटा नहीं होगा, अच्छा खासा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा. तो इस केस में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जब इतना हो कि आप उसको इग्नोर ना कर सकें, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो ये एग्जांपल है लीनियर डिस्ट्रीब्यूटिव लोड की. अब इसके अंदर से भी आगे हमारे पास तीन केसेस हैं. केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है. नॉर्मली ज़्यादातर जो हम दो केसेस पे फोकस करेंगे वो केस 1 और केस 2 है. पहला केस है कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन. नाम से क्लियर है कि कांस्टेंट है, यानी कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट में वो कांस्टेंट होगा. यूनिफॉर्मली है, सॉरी इट्स स्पेलिंग आर रॉन्ग. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. किस तरह होगा ये एग्जांपल से आगे क्लियर करते हैं. और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, एक इरेगुलर से लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो. इन तीनों के आगे वन बाय वन करके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं. इससे पहले हमारे पास है कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लोड. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है. ठीक है, तो उसके ऊपर ये मैंने लोड अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन जिसकी टोटल जो लेंथ बेस बनती है वो 4 मीटर है. ठीक है, अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है. अब ये कांस्टेंट किस तरह से है? एक चीज़ है कि जब हम फोर्सेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह करते हैं? एरो से करते हैं. इट मीन्स कि जो ये एरोज हैं ये बेसिकली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये बात भी क्लियर हमें कि जो एरो की जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ से क्या चीज़ हम इन्फर कर सकते हैं कि मेरे जितने भी एरोज हैं उन सबकी लेंथ सेम है. ठीक है, सबकी लेंथ सेम है. इसका क्या मतलब है कि सबकी मैग्नीट्यूड सेम है. तो इट मीन्स कि हर पॉइंट के ऊपर जो लोड की वैल्यू है वो सेम है, मीन्स कांस्टेंट है. ठीक है, अब लोड को रिप्रेजेंट किस तरह किया हुआ है? 2 न्यूटन पर मीटर. इट मीन्स के हर मीटर के ऊपर जो लोड की टोटल वैल्यू है वो है 2 न्यूटन. ठीक है, तो अब टोटल बेस कितनी है इसकी? 4 मीटर है. और एट आफ्टर एवरी 1 मीटर जो लोड की वैल्यू है वो कितनी है? 2 न्यूटन. यानी कि ये फोर्स भी 2 न्यूटन की है, दिस फोर्स इज ऑल्सो ऑफ 2 न्यूटन.
और सब की मैग्नीट्यूड सेम है और सबकी कितनी मैग्नीट्यूड है, 2 न्यूटन है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये लोड तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, लेकिन मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोड टोटल कितनी फोर्स लगा रहा है, मैंने ये फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटिव लोड को कंसंट्रेटेड में चेंज करना है, तो मैंने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब बहुत क्लियर है, यहाँ पे एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि जो एरिया अंडर द लोडिंग कर्व बनता है, जब आप उस एरिया का उस लोडिंग कर्व का जो अंदर जितना भी एरिया बनता है उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो एरिया बेसिकली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, उस जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो उसकी मैग्नीट्यूड होगा। अब किस तरह से एग्जांपल भी क्लियर कर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एरिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें जो एरिया बन रहा है, ठीक है, एरिया जो अंडर द लोडिंग कर्व बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं, बेस, ठीक है, और ये हमारी हाइट आ गई, बेस से लेंथ, किस केस में आप इसको हाइट कह सकते हो, और ये आपकी होगी बेस। तो बेस कितनी है, 4 मीटर, और मैंने अभी बताया कि एरो की हाइट यानी कितनी है, 2 न्यूटन है। तो 2 न्यूटन को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जार 8 न्यूटन। इट मीन्स कि जो टोटल फोर्स एक्ट हो रही है वो है 8 न्यूटन की, और वो 8 न्यूटन की फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है कॉन्स्टेंटली 4 मीटर के लेंथ के ऊपर। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अब ये रिजल्टेंट एक्ट कहाँ पे कर रहा है, मेन दूसरी चीज, हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तो निकाल ली, लेकिन ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है, दूसरी पॉइंट चीज ये है, तो वो है एट सेंट्रोइड पे। ठीक है, अब ये जो एरिया बन रहा है इसके सेंट्रोइड के ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का सेंट्रोइड एग्जैक्टली मिडल में होता है, तो ये अगर ये 4 मीटर है तो एग्जैक्टली 2 मीटर के ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी। कितनी, 8 न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी सेंट्रोइड पे मिडल के ऊपर। ये क्लियर होगी कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड के ऊपर। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड की एग्जांपल से क्लियर है कि इसमें लोड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लोड की वैल्यू कितनी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमें यहाँ पे जो इंटेंसिटी दी है वो दी है 40 न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स हमें इस पॉइंट के ऊपर जो लोड की वैल्यू है वो है 40 न्यूटन पर मीटर, यानी कि लोड। अब यहाँ पे देखें आप, एरो की जो लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। इससे हम क्या चीज़ इन्फर करेंगे कि लोड की, एरो की हाइट अगर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, लोड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर लोड की वैल्यू कम है, इस पे और ज़्यादा, इस पे और ज़्यादा, इस पे और ज़्यादा, और इस पे फिर बहुत ज़्यादा लोड की मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 40 न्यूटन पर मीटर, हमें बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर दिया हुआ है। तो अगर मैंने फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना लोड, इसमें अभी लोड क्या है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। पहले ये इस पॉइंट के ऊपर लोड की वैल्यू 0 है, फिर आहिस्ता लोड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फिर और इंक्रीज हो गई, इस तरह करके लोड की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब आपने देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, लोड की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है। तो आप देखें कि ये 40 न्यूटन पर मीटर है, इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 10 न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स कि इस पॉइंट के बाद जब मैं इस पॉइंट पे आया तो जो इंक्रीज था वो 10 न्यूटन का था। फिर जब मैं इस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पे आया तो इंक्रीज कितना था, 10 न्यूटन का था। फिर जब मैं और आगे गया तो इंक्रीज कितना हो गया, 10 न्यूटन और इंक्रीज हो गया। इस केस में इंक्रीज नहीं हो रहा था, इस केस में 10 न्यूटन का इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ लोड। और इसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही थ्योरम जो एरिया अंडर द लोडिंग कर्व। अब इसमें जो ये लोडिंग कर्व है मेरी ये वाली, इसके अंदर क्या क्या एरिया बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता है, हाइट आपको गिवन है, इंटेंसिटी 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट इसमें भी आता है कि ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कहाँ पे कर रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है जी, सेंट्रॉइड पे। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि जो बेस है आपकी, उस बेस को आप 3 पे डिवाइड कर दें तो वो आपको सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बताएगा। अब बेस इस केस में क्या है, 4, तो आप 4 को 3 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, उसके बाद जो भी डिस्टेंस आएगा 4/3 जैसे आंसर है, तो वो आपने हाइट से आगे मूव करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से, या चलो इसको थोड़ा इजी करने के लिए लेट्स जस्ट से कि इट इज 6 मीटर। तो 6 को मैंने 3 पे डिवाइड करना है। 3 पे क्यों करना है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर द टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर आता है 2 मीटर। यहाँ से 2 मीटर मूव करेंगे और एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो है ना रिजल्टेंट निकलेगा, जो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पे फोर्स लगेगी कितने पे, 2 मीटर के ऊपर लगेगी। कितने पे, 2 मीटर के ऊपर। हाइट से आपने यहाँ मैक्सिमम हाइट से मूव करना है 2 मीटर, और यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। फिर तीसरा लोड हमारे पास आता है इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि लोड इरेगुलर, कहीं लोड कहीं वैल्यू ज़्यादा है, कहीं कम होती जा रही है, फिर लोड की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे पास लास्ट केस है इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे।
उसके बाद है बॉडी फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस क्या भी मिलता है कि इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। अब इसमें छोटी सी एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मेरे पास एक मेटल का बॉक्स है या कुछ भी है, ठीक है। अब ये मैग्नेट क्या करेगा कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये मेटल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो नहीं हो रहा मैग्नेट का मेटल के साथ, नहीं हो रहा, लेकिन फोर्स एक्सर्ट हुई है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बॉडी फोर्सेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।